Welcome to online classes initiated by Weather to Direct School Education Jammu। तो बेटा आप का जो क्लास 11th का चैप्टर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। और मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में उसका सारा बेसिक्स डिस्कस कर दिया है एंड वी हैव डन योर एक्सरसाइज 1.1 और उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म एंड फ्रॉम बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म, तो ये सब हम कर बैठे हैं। आज के इस लेक्चर में मैं बेटा आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट इज टाइप्स ऑफ सेट्स। और जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं उसमें हमारे पास है तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मैं सारी एक साथ आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे जैसे जो एक्सरसाइज के साथ रिलेटेड होगी मैं पहले वही आपके साथ डिस्कस करूंगा, सो दैट कि एक तरफ हम कंसेप्ट डिस्कस करें और दूसरी तरफ आप जो उसके बेसिस पर जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सॉल्व करते जाएं। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे जो हमारे पास आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स है। तो यहाँ पे मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगा एम्प्टी सेट, एंड नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है और नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है बेटा। ठीक है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ एज डिफरेंस ही डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। देखिए एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है। एम्प्टी का मतलब क्या हो गया, बहुत बार हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं एम्प्टी। सो एम्प्टी का मतलब हो गया खाली। ऐसा सेट जो बिल्कुल अंदर से खाली हो, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है बेटा। तो उसकी डेफिनेशन क्या बन गई, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, आप उसको क्या बोलोगे, एम्प्टी सेट। ऑन द अदर हैंड मैंने लिखा हुआ है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ है। ठीक है बेटा। सो नॉन एम्प्टी का मतलब है जो एम्प्टी नहीं, ऐसे भी कह सकते हो आप। तो नॉन एम्प्टी को अगर मैंने डिफाइन करना है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ सेट विच कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट। एट, जहां मैं वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, एट लीस्ट वन एलिमेंट। एट लीस्ट वन एलिमेंट का मतलब ये होता है, ये एट लीस्ट वर्ड आप बस यहां से पकड़ लीजिए अच्छी तरीके से, ये मैथ में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एट लीस्ट का मतलब ये होता है बेटा कि अगर मैंने एट लीस्ट वन बोला है तो इसका मतलब एक एलिमेंट तो उसमें डेड श्योर है कि एक तो होगा ही होगा, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने नॉन एम्प्टी सेट को डेफिनेशन में क्या बना दिया, इज सेट कंटेनिंग एट लीस्ट वन एलिमेंट। ठीक है बेटा। और इस तरह मैंने क्या कर दिया, इज सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, उसको आप बोल दोगे एम्प्टी सेट है। ठीक है बेटा। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। So is set containing no element, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, is called empty set। उसको आप क्या बोलोगे, empty set। और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, is set containing at least one element, कम से कम उसमें एक एलिमेंट होना ही चाहिए। A set containing at least one element is called non-empty set। ठीक है बेटा। अब जो आपका एम्प्टी सेट है बेटा, एम्प्टी सेट इज आल्सो नोन एज, इसके दो नाम और हैं। इसको आप ऐसे भी कहते हो, दिस इज नल सेट और वाइड सेट। तो ये आपने ध्यान रखना है कि एम्प्टी सेट की जगह अगर एग्जाम में आपको ऐसे पूछ देते हैं कि व्हाट इज नल सेट या व्हाट इज वाइड सेट, तो दोनों का मतलब जो है वो एक ही है बेटा। ठीक है। सो एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट।
इसको आप डिनोट कैसे करते हो? इट इज डिनोटेड बाई, या तो आप कर्ली ब्रैकेट ऐसे डाल दीजिए और बीच में कुछ मत शो कीजिए, या एक ग्रीक सिंबल है इसके लिए फाई, दिस इज PHI फाई, ठीक है। या तो आप इसको फाई से डिनोट करते हो, या अगर आपने ऐसे कर्ली ब्रैकेट डाल दोगे तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म की नोटेशन आ गई है एम्प्टी सेट की, ठीक है बेटा। सो अब मैं कुछ आपको इसकी एग्जांपल्स लिखते हैं हम कि एम्प्टी सेट में क्या क्या एग्जांपल्स आ सकती हैं। लेट इट बी फर्स्ट एग्जांपल मैं ले देता हूं, आपके पास सेट ए है। देखो एम्प्टी सेट, अब ये पता चल गया कि हमने ऐसी एग्जांपल बनानी है जिसमें कुछ भी ना हो। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल आप खुद से बना सकते हो। जैसे मैं एक बात करता हूँ, लेट से कि नेचुरल नंबर आपका फेवरेट होता है, हम सबको पता होता है नेचुरल नंबर के बारे में। अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे बताओ नेचुरल नंबर 1 से कम कौन सा है, तो कोई नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से कम कोई भी नहीं, तो ये एग्जांपल किसकी बन जाएगी? एम्प्टी सेट की। अगर मैं कहता हूँ बताओ नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 3 and 4, तो 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई नहीं करता। तो जब कोई कुछ लाई ही नहीं करता, इसका मतलब कि कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो वो एग्जांपल किसकी होगी? आपके पास दैट एम्प्टी सेट की एग्जांपल होगी बेटा, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ आप मुझे बताओ लेट्स से कोई इन जनरल बात कर लेते हैं कि मेरे पास कोई लड़का है, स्टूडेंट है, बॉय है, जो कि गर्ल कॉलेज में पढ़ रहा है। तो आपको पता है कि जो गर्ल्स कॉलेज में होती है सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ती हैं, वहाँ बॉयज़ नहीं पढ़ते, ठीक है ना। तो ऐसी एग्जांपल्स आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये एम्प्टी सेट की एग्जांपल्स है। वो ऑन द अदर हैंड अगर मैं नॉन एम्प्टी सेट की, तो बहुत सारी एग्जांपल आप कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। आप कोई भी एग्जांपल लिखोगे सेट कंटेनिंग मल्टीपल्स ऑफ 3 या 2, इवन नेचुरल नंबर हो गया, ऑड हो गया, कुछ भी आप लिख दो, ये सब यहाँ पे आ जाए, उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ लिखते हैं हम एग्जांपल जो है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ, लेट इट बी x, और x क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे मैंने कंडीशन ये दे दी कि x जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है बेटा। x एक नेचुरल नंबर है लेकिन 1 से छोटा है, तो अगर 1 से छोटा है तो कोई भी नहीं आएगा उसमें। सो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा? आपके पास एम्प्टी सेट में। मैं अगर b को सेट ले लेता हूँ, लेट इट बी x, और x बिलोंग्स टू n, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ x जो है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो आपके पास कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, ठीक है ना। सो ऐसी और भी एग्जांपल्स हम आगे आपके प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे। सो एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट में आप एग्जांपल अगर आपको देखना चाहो तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले लीजिए, लेट इट बी x बिलोंग्स टू n एंड x आपका लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज 1 2 3 4, ठीक है बेटा। तो इसमें कुछ एलिमेंट आ गए, कुछ ना कुछ तो इसमें है। तो इस तरीके की आप बहुत सारी एग्जांपल आप और भी बना सकते हो नॉन एम्प्टी के लिए, ठीक है। तो चलिए इसके साथ मैं कुछ आपकी एक्सरसाइज भी साथ साथ ही मैं डिस्कस करता जाऊंगा। एम्प्टी सेट के बेस पर ही है आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए 1 को देखते हैं बेटा। एक काम आप जरूर किया करो, अपनी बुक को आप बिल्कुल पास रखा करो, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट, ठीक है जी। सो पहला क्वेश्चन क्या आ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। अब देखो यहाँ पे उसने एम्प्टी सेट नहीं मेंशन किया, उसने कौन सा मेंशन कर दिया? नल सेट, ठीक है। सो नल सेट हो गया, वाइट सेट हो गया। मैंने आपको 3 नाम बताए हैं, एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया, वाइट सेट हो गया। तीनों का मतलब एक ही है, खाली। सो यहाँ पे जो पहला वो पूछ रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। चलिए देखते हैं। पहला पार्ट ये मैंने लिख दिया सेट,
set of odd natural numbers divisible by 2। अब देखिए बेटा, आप ऑड नेचुरल नंबर का जो सेट है, मैं पहले आपको ऐसे समझा देता हूं। देखिए, ऑड नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो होता है ये वाला 1 3 5 7 लाइक दिस। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे क्या पूछ रहा है, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसे ऑड नंबर मुझे बताओ जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो क्या आपको इनमें से कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा जो 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला सेट है मेरे पास, ये कौन सा सेट है? दिस इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है जी। सो इट इज एंड नल सेट। उसने नल सेट पूछा हुआ है तो आप यही लिखिए, नल सेट। ठीक है बेटा। चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। चलिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है बेटा। सो देखो आप यहाँ पे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये हमारे पास इवन प्राइम नंबर जो है, पहले मैं प्राइम नंबर की भी बात करूं तो जो प्राइम नंबर्स हैं वो कैसे होते हैं बेटा? ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। तो दे स्टार्ट फ्रॉम 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 19 23। सो इस तरीके से आपके पास आ गए प्राइम नंबर्स। अब देखो आप यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, पहले नंबर को छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर जो है वो आड होते हैं। पहले नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? आड होते हैं। तो पहला नंबर कौन सा है? इवन प्राइम नंबर। तो हमारे पास कितने इवन प्राइम नंबर हैं? वी हैव ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, और वो कौन सा है? दैट इज द 2। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, लेट इट बी, उसको मैं बी देना दूं तो वो कौन सा आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अगर 2 आ गया सो दिस इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है जी। सो देयरफॉर इट इज नॉट ए नल सेट। ये कोई नल सेट नहीं है। ठीक है जी। चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं, उसमें क्या है। थर्ड वाले में लिखा हुआ है x such that x is a natural number। लेट इट बी सी में सेट ले लेता हूँ उसको। x such that x belongs to n, मतलब x is a natural number, और x जो है वो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। x जो है वो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। अब देखिए आप नेचुरल नंबर अगर आप लिखते हो तो क्या आते हैं? दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब देखो इस स्टेटमेंट को देखो जरा, हमें वो वाला नेचुरल नंबर चाहिए जो 5 से छोटा हो। 5 से छोटे वाले कौन से आगे? ये वाले, इस तरफ वाले, ये आगे 5 से छोटे वाले, और फिर 7 से बड़े वाले, तो ये आगे 7 से बड़े वाले। अब बताओ मुझे इसको क्या लोगे आप? यहाँ पे ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो कौन सा नेचुरल नंबर है कोई ऐसा जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है? तो अगर आप 5 से छोटे वाला को लेते हो 4, लेकिन वो 7 से बड़ा नहीं होता। अगर यहाँ से आप 8 लेते हो तो 5 से छोटा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा। सो क्लियरली this is equal to 5, so it is a null set। इसको आप कह सकते हो this is a null set। ठीक है जी। चलिए एक दो पार्ट और हैं, इसके वो भी देख लेते हैं। मैंने ये बेटा एक्सरसाइज भी इसके साथ साथ ही मैं करा रहा हूँ। 1.2 x is a point common to any 2 parallel lines। so x is a point common to any 2 parallel lines।
अब देखिए आप, x एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है। कॉमन किसके है? पैरेलल लाइंस के कॉमन है। चलिए देखते हैं कि पैरेलल लाइंस के कॉमन होता है कुछ। चलिए मैं ड्रा करता हूँ पैरेलल लाइंस। मेरे पास एक लाइन ये है, ये इसके पैरेलल आ गई। आप इसकी लाइन और पैरेलल ड्रा कर सकते हो, और भी ड्रा कर सकते हो, ठीक है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? यहाँ पे दो कंडीशनें हो सकती हैं पैरेलल लाइंस की। एक कि जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस रिमेन सेम, ठीक है। दो लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट सेम रहता है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ऐसी दो लाइनें जो कभी भी एक दूसरे को ना काटे, ठीक है, वो भी पैरेलल लाइंस होती है। और जब तक लाइनें काटेंगी नहीं तब तक उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे उसने दिया x इज ए कॉमन पॉइंट टू पैरेलल लाइंस। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में कभी भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। कॉमन पॉइंट तभी आएगा जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। हाँ, अगर यहाँ पे पैरेलल लाइंस की बजाय यहाँ पे ये लिखा होता इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे कॉमन हो सकता था, ठीक है। अब चूंकि पैरेलल लाइन के केस में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, सो इट इज फाइव। देयरफॉर इसको भी आप कह सकते हो इट इज ए, कौन सा सेट है ये? इट इज ए नल सेट, ठीक है बेटा। सो ये आपकी जो प्रॉब्लम्स है ये बेस्ड थी आपकी नल सेट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट है। चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स, नाम से ही पता चलता है कि फाइनाइट सेट्स ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो एक आपके पास आ गया फाइनाइट सेट, तो सिंपल सी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, ए सेट containing finite number of elements। ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो जिसकी जिसे आप काउंट करो तो काउंटिंग कम्स टू एन एंड एट सर्टेन पॉइंट, ठीक है ना। या आप ऐसे भी आप पता कर सकते हो जिसमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आपको मिल जाए। किसी भी सेट में अगर आप देखते हो कि वी हैव द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट तो चलो रहेगा, वी हैव द लास्ट एलिमेंट, तो जहां आपको लास्ट एलिमेंट मिल रहा है दैट इज द फाइनाइट सेट। तो सिंपल वर्ड्स में फाइनाइट सेट्स कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सो इनफाइनाइट को आप क्या बोलोगे? इनफाइनाइट सेट, अ सेट in which number of elements are not finite। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं होंगे इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलोगे? इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप कुछ भी ले लो। यहाँ पे रिलेटेड भी ए मैंने लिख दिया हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी है आपके पास, बी को ले लीजिए, होल नंबर्स की एग्जांपल ले लीजिए। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल हमने पीछे डिस्कस कर ली हैं, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। तो सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड, उसको बोलते हो फाइनाइट सेट, ठीक है जी। तो फाइनाइट सेट में भी आप कोई एग्जांपल ले लीजिए। लेट ए मेरे पास है x such that x belongs to n and x is less than 10। तो आप देख लीजिए इसका क्या बनेगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लास्ट एलिमेंट देख रहे हो, या काउंटिंग कम्स टू एन एंड हमें आ गई, या आप कह सकते हो कि दिस सेट कंटेन्स द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। देन आप कुछ भी एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो, x such that x is a x is an integer, x कोई इंटीजर है, और यहाँ पे आप एक कंडीशन दे दीजिए -3
लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंडीशन लगा दी कि x जो है वो -3 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, बट लेस देन और इक्वल टू क्या है 10 है। तो -3 और 10 जितने नंबर आते हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, तो वो भी क्या सेट बन जाएगा आपके पास, फाइनाइट सेट बन जाएगा, ठीक है बेटा। सो अब देखते हैं यहाँ पे कि इसके बेस पर आपका जो एक्सरसाइज है वो क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 लेट इट बी ए। तो क्या कहता है जी आप, सेट्स ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर आप लिख सकते हो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, आपको पता है कि 12 महीने होते हैं एक साल में, ठीक है जी। तो क्लियरली आप इसको कह सकते हो कि दिस इज ए, कौन सा सेट है ये, दिस इज फाइनाइट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वाला को देखते हैं, आपका सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 1 2 3 अप टू सो ऑन है। सो दिस इज सेट 1 2 3 दिस। क्लियरली यहाँ पे जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट फाइनाइट, ठीक है जी। सो यह आपके पास क्या आ जाता है, दिस इज इनफाइनाइट सेट। देन सिमिलरली आपके पास है 1, आगे वाला भी आप देख लीजिए, 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग है। सो आपके पास लास्ट एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है, सो दिस इज एन फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, इसे आप देख लीजिए, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब देखिए अब इसमें क्या आ जाएगा जी, हमें वो चाहिए जो 100 से ज़्यादा है। तो 100 से ज़्यादा क्या आ जाएंगे, 101 102 103, अब ये चल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। सो दिस इज क्लियरली एन इनफाइनाइट सेट। देन नेक्स्ट आप ले लीजिए द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ठीक है जी। तो लेट इट बी डी, जो आपके पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर मैंने पहले भी बता दिया आपको, लेस देन 99 है, ठीक है जी। सो 99 से जो कम है आपके पास, सो यू कैन राइट, वी हैव 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 99 से नीचे वाला कोई भी आप देख लीजिए, 97, ठीक है जी। तो दिस इज डॉट 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 और 97 इसके एंड में आ जाएगा जी। सो ये आ गया आपके पास प्राइम नंबर्स। तो देखिए आप 99 से कम जो हमारे पास प्राइम नंबर है वो 25 आते हैं। अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट करके देखोगे कि 1 से लेकर 100 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो दैट इज़ द 25। तो ऐसे आप लिख सकते हो, पूरे लिखोगे तो 25 ही बनेंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 था। देन इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी इसी के बेस पर है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो उसको भी मैं इसको डबल करा देता हूँ पहले। सो क्वेश्चन नंबर का 3 है, वो क्या कह रहा है, 3 का फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है जी। सो लेट इट बी ए कोई सेट है, सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो बेटा हमारे पास क्या है कि जब आप ग्राफ बनाते हो तो ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारी लाइंस है जिसको भी हिसाब ही नहीं है, आप कितनी लाइंस आप लेना चाहते हो, ठीक है। तो कौन सा सेट हो गया ये, दिस इज एन कौन सा, इनफाइनाइट। समझ आ गया बेटा। द नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स in the English alphabet, the set of letters in the English alphabet। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको बताइए कि कितने लेटर्स होते हैं जी, वी हैव द 26 लेटर, ठीक है जी। हमारे पास 26 है, दैट इज द डेफिनेट नंबर, ये एक फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स हैं जी। तो
तो आपको पता है कि जो ए से लेकर के कहाँ तक होते हैं, z तक होते हैं। सो दिस इज द फाइनाइट सेट आ गया आपके पास। देन आ गया सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 तो बहुत सारे हैं मेरे पास में। 3 के मल्टीपल जो शुरू कर दूँ अगर मैं लिखना तो कितने आ जाएंगे, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 18, 21, 20 पर 3 3 ऐड करते जाओ तो आप जितने चाहो आप लिख दो इसमें, ठीक है जी। सो इसका मतलब ये हुआ, ये कौन सा हो गया, दिस इज द इनफाइनाइट सेट हो गया आपके पास। देन है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ है, और अगला है सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू द ओरिजिन। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू द ओरिजिन। इसको पहले आप देख लीजिए, सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू ओरिजिन, मतलब सेंटर है उसका, जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है। देखिए सर्कल जो है वो डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। अब मान लीजिए मैंने एक सर्कल ये ड्रा कर दिया, फिर उसके बाद रेडियस मैंने चेंज करके एक और सर्कल ले लिया, मैं रेडियस चेंज करता रहूँगा, और सर्कल और सेंटर तो वही रहा, लेकिन ऐसे में कंसंट्रिंग सर्कल्स, ठीक है, सर्कल विद सेम सेंटर आर कॉल्ड द कंसंट्रिंग सर्कल्स। तो ऐसे बहुत सारे जो कंसंट्रिंग सर्कल्स हैं मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। इसका मतलब ये होगा जो सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू ओरिजिन है, ये भी कौन सा हो गया, दैट इज द इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। ऐसे देखो अब ये जो आपके पास है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ है, ये सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लिविंग ऑन द अर्थ है। सो अगर हम स्टार्ट करें इनको काउंट करना तो दिस प्रोसेस कम्स टू एन एंड, ठीक है जी। सो वी कैन से दैट दिस इज ए फाइनाइट सेट। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल सेट्स का कंसेप्ट है, उसको भी फटाफट देख लेते हैं, और सो दैट कि आपकी एक्सरसाइज ये भी खत्म हो जाए। आप घर में प्रैक्टिस जरूर करो बेटा, इसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप कांटेक्ट करो हमसे। देखिए इक्वल सेट्स वो साथ में आता है इक्विवेलेंट सेट। एक इक्वल सेट्स है और एक है इक्विवेलेंट सेट्स है। इक्वल सेट्स देखिए दो सेट्स कम से कम इक्वल है तो आपको दो चीज़ों के बारे में, दो चीज़ें होंगी तो आप बताओगे ना कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है, या दोनों इक्वल नहीं है, या दो इक्वलेंट हैं, तो दो कम से कम होनी चाहिए। सो टू सेट्स आर said to be equal if they have same elements। अगर उनमें सेम एलिमेंट्स हैं तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं, इक्वल है वो, ठीक है। तो सेम डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख दीजिए, टू सेट्स आर said to be equivalent if they have same number of elements, same number of elements। इसमें नंबर सेम होना चाहिए और इसमें क्या है कि एलिमेंट ही सेम होने चाहिए। इसमें एलिमेंट का नंबर सेम होना चाहिए। मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और मेरे पास कोई बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 2 1। तो आपसे पूछा जाए इज ए इज इक्वल टू बी, तो आपका आंसर क्या होगा, यस और नो। हाँ, कुछ लोग नो भी सोच रहे होंगे। हाँ, सो इट्स आंसर इज यस, यस ए इज इक्वल टू बी। याद कीजिए मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। आप 1 2 3 हो या 3 2 1 आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है जी। सो इन दिस केस ए इज इक्वल टू बी बिकॉज दे हैव द सेम एलिमेंट्स। इसमें सेम एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर चाहे आगे पीछे हो सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। ऐसे आप कुछ और भी ले सकते हो। लेट इट बी, मेरे पास ए कोई एग्जांपल है, ए ऊपर ले लीजिए या बी ले लीजिए सी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, एक्स सच दैट
x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 5 है, ठीक है जी। सो यहाँ मैं d दे देता हूँ, दिस इज 1 2 3 4। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल हैं? यहाँ मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और उसी को मैंने सेट रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है जी। सो इस केस में भी क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू d आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इक्विवेलेंट के केस में आपके पास सपोज किया कि मेरे पास कोई ए सेट है, लेट इट बी 1 2 और 3 और बी मेरे पास है ए बी और सी। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। और एक बात और है कि यहाँ पे 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है, ये आप आगे पढ़ोगे रिलेशन फंक्शन में। सो ये 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस भी है, ठीक है ना। जितने एलिमेंट यहाँ पे हैं उतने एलिमेंट यहाँ पे हैं। सो देयरफॉर ए इज इक्विवेलेंट का सिंबल ऐसे होता है, ये ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है बेटा। अब एक चीज और है कि जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं, एक चीज और भी आप नोट कर लीजिए, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होंगे, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट इक्वल। वो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, लेकिन ये पक्का है कि जितने भी इक्वल होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 था, यहाँ पे 3 to 1 था, लेकिन 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बन रही है और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट तो है ही हैं। चलो इस केस में ये है कि सेम एलिमेंट भी है लेकिन सेम नंबर भी है उनका। सो इक्वल सेट जितने भी होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट जरूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हो, ठीक है जी। चलिए मैं ये आपकी एक्सरसाइज भी साथ में ले लेता हूँ, इसका क्वेश्चन जो है इसको फटाफट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेट वेदर करो कि ए इज इक्वल टू बी और नॉट है, ठीक है जी। तो ए आपको दिया हुआ ए बी सी डी, तो मेरे ख्याल से कोई इतना मुश्किल है नहीं है क्वेश्चन। ए आपको दिया हुआ ए बी सी डी है और वहाँ पे डी सी बी ए है, तो देखो आप ऑर्डर बेशक अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन वो इक्वल है। आगे वाले में देखिए आप ए दिया हुआ है 4 8 12 16 और वहाँ पे देखिए 8 4 16 और 18 भी है बी में, लेकिन ए में 18 नहीं है। इक्विवेलेंट है ये, लेकिन इक्विवेलेंट का यहाँ पूछा नहीं हुआ। सो उसके आगे वाला देखिए आपको दिया हुआ 2 4 6 8 10 है और उस तरफ दिया है पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10 है, ठीक है जी। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 10 या 10 से छोटे, ठीक है, लेकिन इवन होने चाहिए वो। सो इवन है तो आप वही आएगा 2 4 6 8 और 10 आ जाएगा, ठीक है। आगे वाले में x इज ए मल्टीपल ऑफ 10 है और देखिए दूसरी तरफ 15 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, लेकिन 15 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 10, सो वो इक्वल नहीं होगा। सो ऐसे ही नीचे वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हाँ एक पार्ट है करने वाला, पहला जो है आगे वाला आप देख लो, उसमें x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो और दूसरे में वुल्फ है। तो फॉलो का क्या आ जाएगा, FOL W और वुल्फ का क्या आ जाएगा, WOLF। ऑर्डर बेशक अलग अलग है लेकिन सेम एलिमेंट होंगे उसके अंदर, सो वो इक्वल होगा, ए और बी इक्वल होंगे। पहले वाला हमें देखना पड़ेगा, ए में क्या आ रहा है 2 और 3 है और दूसरी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से उसके नीचे वाला क्वेश्चन भी आसान ही है, आपने बताना है बस कौन सा पेयर उसमें से इक्वल है। देखो ए किसी के बराबर है, ए में आपको दिया 2 4 8 12, किसी और में 2 4 8 12 नहीं है। बी में देखो 1 2 3 4 है, सी में नहीं है, डी में है, बी और डी बराबर आ जाएंगे। फिर आप देखिए ई में -1 और 1 है और जी में देखो 1 और -1 है, तो ई और जी एलिमेंट बेशक आगे पीछे हैं लेकिन है सेम है। सो ई और जी आपका इक्वल होगा और बी और डी आपका इक्वल होगा। एफ भी किसी के बराबर नहीं होगा और एच भी आपका किसी के बराबर नहीं होगा, ठीक है बेटा। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 1.2। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कीजिए।
ठीक है बेटा। सो होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई है दिक्कत तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।